नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे पीडीए का प्रपंच, सपा का पंच। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने इस लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। सपा ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से चुनाव मैदान में उतारा है। सपा की लिस्ट में परिवार के साथ अखिलेश यादव के बताए गए पीडीए की झलक भी साफ दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नए तरीके से कैडर को मजबूत करने की जद्दोजहद में जुटी है। पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को साधने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। पिछले कुछ महीनों में अखिलेश यादव आए दिन अपनी रैलियों और सभाओं में इस बात का जिक्र भी करते नजर आ रहे हैं कि पीडीए की 2024 में बीजेपी को हराएगा। 16 उम्मीदवारों की जो लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है, उसमें 11 ओबीसी, एक मुस्लिम, एक दलित, एक ठाकुर, एक टंडन और एक खत्री हैं। वहीं ओबीसी उम्मीदवारों में यदि देखा जाए तो 4 कुर्मी, 3 यादव, 2 शाके, एक निषाद और एक पाल शामिल हैं। सपा ने अयोध्या लोकसभा एक सामान्य सीट जो होगी, यहां से दलित वर्ग के पासी प्रत्याशी को एक टिकट देने की बात की गई है। देखिए, अखिलेश यादव जो हैं वो आए दिन अपनी रैलियों और सभाओं में इस बात का जिक्र करते नजर आते हैं कि पीडीए ही 2024 में बीजेपी को हराएगी। मुलायम सिंह के दौर में यादव मुस्लिम समुदाय को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता था, लेकिन अब अखिलेश यादव इससे आगे बढ़कर पीडीए को साध रहे हैं। 16 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान से 3 उम्मीदवार तो अखिलेश के परिवार से ही हैं। इसमें डिंपल, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव जैसे नाम शामिल हैं। उधर राज्य की सबसे बड़ी हिंदू आबादी जाटव को बसपा यानी मायावती का कोर वोट बैंक समझा जाता रहा है। हाल ही के 2 चुनाव में इसमें बड़े पैमाने पर सेंधमारी हुई है। दूसरे सबसे बड़े जातीय समूह यादव को सपा का वोट बैंक माना जाता है। इस समुदाय में भी बीजेपी ने सेंधमारी की है, जबकि तीसरे बड़े जातीय वर्ग ब्राह्मणों का समर्थन मौजूदा दौर में बीजेपी के साथ रहा है। बाद में ये वोट बैंक बसपा और सपा का भी साथ दे चुका है। ऐसे में सवाल ये भी है कि किधर जाएगा मुस्लिम वोट बैंक। राज्य की सबसे बड़ी 19% मुस्लिम आबादी का झुकाव सपा और बसपा के बीच घटता बढ़ता रहा है। कभी ये कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करती थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव और मायावती ने अपने राजनीतिक पैतरे से उसे तहस नहस कर दिया। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि मौजूदा सियासी परिस्थितियों में इस समुदाय का झुकाव उनकी पार्टी की तरफ है। सपा प्रमुख का यह भी मानना है कि यादवों के अलावा अन्य पिछड़ी जातियां जो 2014 और 2019 में बीजेपी की तरफ चली गई थी, अब उनकी तरफ आ गई हैं। कुल मिलाकर क्या होंगे जातिगत समीकरण और क्या अखिलेश की पीडीए की चाह उनको दिलाएगी राह? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है। आरएलडी को 7 सीटें गई हैं, कांग्रेस को 11 गई हैं और कांग्रेस के नेतृत्व और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में लगातार संवाद हो रहा है। कुछ सीटों की और दरकार है कांग्रेस को, उसके लिए हमारी बातचीत चल रही है। हम सकारात्मक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। बीजेपी को हराने के लिए जो समीकरण बनाया जा सकता है, उस समीकरण को बनाने के लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं और वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनाव की जीत का रथ रोक लेंगे। इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करके इस चुनाव में आगाज किया है और कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए इन सीटों की घोषणा को अपनी तरफ से असंतुष्टि का भाव दिखाया है। ये आगाज बताता है कि इस गठबंधन में आपसी मतभिन्नता और बढ़ रही है। निश्चित रूप से इसका अंजाम मतभेद के बढ़ने के साथ साथ पराजय ही होगा। अगर ये गठबंधन आज सीटों का ऐलान भी मिलकर नहीं कर पा रहा है, तो जनता के बीच में जाने पर जनता इन्हें आशीर्वाद देने की सोच भी नहीं सकती। तो पीडीए का प्रपंच है, सपा का पंच है। देखिए, निश्चित तौर पर अभी जिस तरह से इंडी गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है, लोकसभा को लेकर चल रही है, सीट शेयरिंग का डिस्कशन बहुत सारा होता रहता है। इन सब के बीच में सपा ने ये जो कहते हैं ना, एक पहल करके दिखा दी है। जो 16 सीटों के लिए जो ये प्रत्याशियों के नाम सामने रखते हैं, भले ही परिवार से 3 हो, लेकिन एक ये बात सामने रख दी है कि ये लाइन एक उन्होंने कहते हैं ना कि एक शुरुआत उन्होंने यहां पर लोकसभा के लिए कर दी है। इन सब में देखिए पीडीए का जो जिक्र हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं आप दलित वर्ग को ले लीजिए, अल्पसंख्यक ले लीजिए, पिछड़ा वर्ग ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं एक
ये पूरा एक कॉम्बिनेशन बना के जो डिक्लेरेशन किया गया है वो ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव बहुत तैयारी के साथ, समझ के, समझदारी और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर ये बात भी है कि जिस तरह से ये नाम सामने आए हैं तो हमेशा ये आरोप लगता है कि जो इंडी गठबंधन के जो दूसरे लोग हैं वो हमेशा सीट शेयरिंग को लेकर या डिक्लेरेशन को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं। तो ऐसे में बड़ी समझदारी से काम लेने की जरूरत है। खैर, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और ये जो पीडीए का प्रपंच है इसकी राह क्या वाकई अखिलेश के लिए आसान होगी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सैयद जाफर नकवी हमारे साथ जुड़े हैं। जाफर नकवी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए शिल्पी चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। शिल्पी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शिल्पी जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि पीडीए की जो बात एक आ रही है सामने, या जिस तरह से जो नाम सामने रखे गए हैं, निश्चित तौर पर वो कॉम्बिनेशन तो दिख रहा है। क्या लगता है कि इसी के सहारे जो नैया है वो पार लगेगी, या इसके पीछे कुछ और सोचा है, कोई और स्ट्रेटेजी है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये देखिए, ये जो परपंच और पंच जो इस तरीके की लाइंस आप लोग लिख रहे हैं, मुझे इस पे बड़ी आपत्ति है। ये लड़ाई 2024 की लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये हार और जीत की लड़ाई नहीं है। वरना आप जान रहे हैं कि देखिए, हम लड़ाई लड़ते हैं, जनता पहले लड़ती थी वोट से, बैलेट से। अब जनता के सामने जो लड़ाइयां हो रही हैं पॉलिटिकल पार्टी की, वो ईडी और सीबीआई से हो रही हैं। तो अभी बचा क्या है इस देश में? उस देश में जो बचाना है, इस देश की जो आत्मा है, उसको बचाने की जो लड़ाई है, वो पीडीए की लड़ाई है। और पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आधी आबादी। पीडीए में तो समावेशित रूप से सब कुछ है। तो आप इसको परपंच का अगर नाम दे रहे हैं या कुछ ऐसा कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जस्टिफाइड है। और निश्चित रूप से हम संविधान की जो आत्मा पर जो प्रहार हर दिन हो रहे हैं, आप देखिए कि जो भी इनसे विरोध में होता है, लोकतंत्र में विरोध एक सतत प्रक्रिया है। और प्रदर्शन, विरोध, धरने, इन सबको इन्होंने खत्म कर दिया है। लोकतंत्र की आत्मा पर जिस तरीके से ये हमला करते रहे हैं, कर रहे हैं, आप देखिए सोरेन का क्या हाल हो रहा है। लगातार सम्मान के बाद जो नहीं झुकता है, या तो झुक जाए नीतीश कुमार जी की तरह, या तो झुक जाए। नहीं झुकता है तो तेजस्वी ने आज कहा है कि ना हम कभी झुके थे ना झुकेंगे। उसी तरीके से पीडीए सपा का कोई परपंच नहीं है। पीडीए की बात हम कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और करेंगे, और बहुत मजबूती से करेंगे। ठीक है, चलिए। सैयद जफर नकवी जी, ये जो एक लाइन चल रही है, क्योंकि यूपी की सियासत में देखा जाए तो वोट बैंक कितना प्रभावी हुआ है, कौन किसके साथ कब कब रहा, किस तरह से सियासत वहां की चली और बढ़ी है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। बहुत डेप्थ में चले जाएंगे तो समय बहुत ओवर हो जाएगा, इसलिए बहुत डेप्थ में ना जाके अभी वर्तमान में जो बात हो रही है हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को कभी किसी का साथ नहीं मिला, आज बीजेपी अपनी जगह पर है, अच्छी बात है। लेकिन जो एक क्राइटेरिया रखा गया है, ओबीसी से लेके चाहे आप कुर्मी जाइए, यादव जाइए, मुस्लिम वोट बैंक पे जाइए, निषाद में चले जाइए, तो ये सारा एक कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी ने भी देखा है। आज जो बात हो रही है सपा का पंच, देखिए उन्होंने एक पहल तो कर दी है, एक मैसेज दे दिया कि जहां पर एक नाम डिक्लेरेशन की बात हो रही थी, उससे पहले एक बड़ा दांव अखिलेश यादव खेल गए हैं। और जो कॉम्बिनेशन उन्होंने सामने रखा उसमें निश्चित तौर पर पिछड़ा भी है, दलित भी है और अल्पसंख्यक भी है। तो ये बीजेपी के लिए क्या एक चुनौती जैसा है? सबसे अच्छी बात है कि जो लिस्ट आई उसमें ये चीज स्पष्ट इन्होंने बता दिया कि ये परिवारवाद की पार्टी है, इसको पहले अपने परिवार को प्राथमिकता देनी। तो इसने सबसे पहले प्राथमिकता अपनी स्पष्ट कर दी समाज के बीच में कि ये परिवारवाद के ऊपर कभी नहीं निकलेगी। जो इनपे एक ठप्पा लगा हुआ है परिवारवाद का, तो ये कभी खत्म नहीं हो सकता। और रही बात प्रपंच की, तो जब ये हार जाते हैं तो इसको प्रपंच बता देते हैं। अभी बैलेट पेपर और ईवीएम और ईडी सीबीआई वगैरह बता रहे थे। अभी मऊ जब जीत गए थे तब ये सब प्रपंच नहीं हो रहा था, अब प्रपंच होने लगा कि 2024 में। और वास्तविक तौर पे जो इनकी गतिविधियां हैं वो देश हित में कभी नहीं है, ना समाज हित में है। ये पीडीए की बात, पीडीए शब्द मुंह से जरूर निकाल सकते हैं कि पिछड़े की बात करेंगे, दलित की बात करेंगे, अल्पसंख्यक की बात करेंगे, लेकिन वास्तविक तौर पर जब इनके पास सत्ता थी, जब इनके पास वो मौका था कि ये समाज हित के लिए कुछ कर सकते हैं, उस समय इनके पास ना कोई स्पष्टवादी सोच थी, ना समाज हित के लिए कोई सोच थी। और केवल इन्होंने समाजवादी पार्टी नाम होने से समाजवाद की बात नहीं की, इन्होंने केवल बात की देश में कैसे विध्वंसकारी सोचों को आगे बढ़ाना है। आज भी
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक भी ये उसी प्रकार से लगातार एक निगेटिव इंपैक्टफुल पॉलिटिक्स की तरफ लगातार अग्रसर है। और जो लिस्ट आई है उसने स्पष्ट कर दिया है और स्पष्ट संदेश भी दे दिया है कि ये परिवारवाद की पार्टी है। ये सिर्फ परिवार के ऊपर कभी नहीं जाएगी। अगर यादव समाज के 3 नाम आए तो वो भी परिवार के थे। यादव के इनके पास यादव समाज से पूरे उत्तर प्रदेश में भी 3 ऐसे नाम नहीं थे जो इनके परिवार से बाहर निकल जाए। तो ये केवल परिवारवाद की बात करेगी, इसको समाज हित से कोई मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस पर संदेश है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास। हम उस पर काम कर रहे हैं और यकीनन हम देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं और हम उस पर ही काम करते रहेंगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जो नाम सामने आते हैं उसमें ये भी देखना पड़ता है कि वो जिताऊ कितना है, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। यहाँ मैं एक छोटा सा नाम लूंगी, काजल निषाद को देख लीजिए। अब आप यहाँ थोड़ा सा कंपेयर करके चलेंगे तो बहुत सारी चीजों को देखा ही गया होगा ना, तभी तो दोबारा से दाव लगा रहे हैं, नहीं तो क्यों देते वो नाम। अब कल को हम उन्हीं के नाम पर लड़ ले कि नहीं ये क्यों, ये ऐसे नहीं, वो वैसे नहीं। अब जहां तक परिवारवाद की बात है, आपने कहा अब सबसे पहला नाम मैं डिंपल का ही ले लूं, तो क्या वो डिजर्व नहीं करती हैं, आपको नहीं लगता? 6.5 लाख मतों से जीती थी डिंपल जी। तो डिंपल जी का नाम किसी एक व्यक्ति विशेष से जुड़ा है, इसलिए वो अब डिजर्विंग कैंडिडेट बन गए। नहीं तो समाजवादी पार्टी में क्या कार्यकर्ताओं की कमी है? लाठी डंडे कभी खाने के समय में क्या मतलब अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव डिजर्विंग नहीं है? क्या कहीं लाठी खाने के समय दिखे थे क्या? क्या कहीं वो लोग दिखते हैं जब समाजवादी पार्टी के नेता सो कॉल्ड एजेंडे में लाठियां खाते, तब ये बड़े बड़े नेता को कहीं नजर आते हैं क्या? ये डिजर्विंग इसलिए क्योंकि एक विशेष परिवार से इनका ताल्लुक है, इनका खानदानी ताल्लुक है। ये राजशाही वाली सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो इनका ये डिजर्विंग सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक विशेष समाज से, एक विशेष परिवार से जुड़े हैं। तो ये वो राजनीति चल रही है यहाँ। चलिए, मैंने ये बात इसलिए रखी थी, नहीं चल पा रहा है। मैंने ये बात इसलिए रखी थी सैयद जाफर नकवी जी, क्योंकि जो पीडीए की लाइन पर चलने की बात हो रही है उसमें देखिए पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं। और इसके पहले हम देखते थे तो एक वोट बैंक जो होता था बड़ा प्रभावी माना जाता था, वो आज भी होगा। लेकिन अब जो चीजें हैं, अब जिस तरह से राजनीति चल रही है ना, उसको बड़ी समझदारी के साथ लेकर जाया जा रहा है। तो बीजेपी भी तो ऐसे ही करती है। आज बीजेपी भी सभी वर्गों की बात करने की बात करती है, सबका साथ सबका विकास। तो मुझे ऐसा लगता है जब सबका साथ सबका विकास, तो अखिलेश जी ने भी तो एक दांव चला है ना यहाँ पर। मैम, अखिलेश जी जब तक सकारात्मक सोच के साथ देश के बहुसंख्यक समाज की आस्था के साथ, देश की बहुसंख्यक समाज के धर्म के साथ, जब तक इनकी पार्टी के सो कॉल्ड बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय महासचिव इस तरह के लोग जब तक सनातन पर प्रहार करेंगे, ना इनको देश स्वीकार करेगा, ना वो समाज स्वीकार करेगा। ये पीडीए बना ले या कुछ भी बना ले, इनको समाज ने अस्वीकार किया है और लगातार इनको हार इस चीज की द्योतक है कि तुमको समाज नकार रहा है। तुम किसी भी एजेंडे पे काम कर लो, समाज तुम्हें तभी एक्सेप्ट करेगा जब तुम समाज की बात करोगे, देश के बहुसंख्यक और संख्यक को समान अधिकार की बात करोगे। इनका केवल एक मिशन है कि वो अपनी जाति विशेष पे राजनीति करनी है, परिवार विशेष पे राजनीति करनी है, और जिसका परिणाम लगातार इनको चुनाव में मिल रहा है और आने वाले समय में 2024 में भी मिलेगा। चलिए ठीक है, सुनील जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सुनील जी, क्या लगता है, देखिए जो पार्टी का पक्ष रखेंगे वो अपनी अपनी बात कहेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, यूपी की सियासत को समझ रहे होंगे। ये पीडीए कितना इफेक्टिव होगा अखिलेश यादव के लिए? कहीं ना कहीं उन्होंने एक पहला दांव खेलकर, या जो नाम डिक्लेयर उन्होंने करे हैं अपनी 16 सीटों के लिए, एक थोड़ा सा प्रेशर तो है, कांग्रेस के लिए भी है, जहां तक बसपा और बीजेपी की बात करूं उनके लिए ये चैलेंज भी है। क्योंकि क्या होता है, ये जो नाम सामने आए हैं, इसके बाद अब उधर से जो दूसरे दल हैं उनमें भी अंदर से वो चीजें तो हो गई शुरू कि ये है हमारा कितना, हम कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं काम तो गठबंधन करेगा ही। जी जी राखी जी, अभी बुलंदशहर में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी रैली की, उत्तर प्रदेश को संदेश दे दिया कि हम पूर्ण रूप से तैयार हैं चुनाव के लिए। और मुझे लगता है यही देख करके जल्दी में अखिलेश जी ने भी अपने लोगों की सूची जारी करके संदेश दिया गठबंधन को कि अगर आप मेरे साथ आ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हो क्या बच्चा क्या नहीं, तो कोई बात नहीं है, मुझे अपनी मैं करूंगा। ये कांग्रेस के लिए, गठबंधन के लिए एक चुनौती है। मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि राहुल जी अपनी यात्रा में लगे हैं और इनका गठबंधन अपनी यात्रा में लगा। नीतीश कुमार जी अपनी यात्रा पूरी करके भारतीय जनता पार्टी फिर वापस चले गए, ममता जी अलग चली गई। कल तक कांग्रेस को रोना रोने वाले
केजरीवाल जी धीरे धीरे पंजाब को किनारा कर लिए। तो कांग्रेस ये गठबंधन का तो मैं मान रहा हूं कि एक प्रकार से समापन होने जा रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस गठबंधन को कि कम से कम उनका एक दावेदार प्रधानमंत्री का कम हो गया। नीतीश जी आप कितने बचे हैं ये भी जाहिर हो जाएगा। तीसरी बात जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि पीडीए, तो मेरा बड़ा निवेदन साथ ही कहना है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो फिर अगड़े कहां जाएंगे? आप अपनी पार्टी से अगड़ों को निष्कासित कर दीजिए। और जो लोग वहां बैठे हैं, राखी जी, उन्हें व्यक्तिगत बड़ा कष्ट हो रहा होगा इस बात से कि मैं आपके घर में बैठा हूं, आप सबकी चर्चा कर रहे हैं, सबकी मेहमान नवाजी कर रही हूं और हमको न पूछे। ये एक पीड़ा है जो वर्ग अगड़ा इनके साथ बैठा हुआ है राखी जी, और आगामी चुनाव में अखिलेश जी को कहीं न कहीं इसका नुकसान भी भोगना पड़ेगा, भले वो इनके साथ बैठे हुए। अभी लेकिन सुनील जी, शिल्पी जी कह तो रही थी कि बात ये क्राइटेरिया जरूर है पीडीए का, लेकिन वो सबका साथ, बीजेपी जैसे कहती है ना सबका साथ सबका विकास, तो शिल्पी जी ने कहा कि अगड़े भी तो हैं, हम तो सबके साथ हैं, वो उन्होंने कह दिया। इसलिए मैं इस चीज को थोड़ा साइड कर दूंगी कि सपा अगड़ों का ध्यान नहीं रखती। शिल्पी जी ने भी कही है राखी जी। मैं अभी एक चैनल पे और बैठा था, नहीं अभी मैं बैठा था, आपके प्रवक्ता महोदय भी यही बात कर रहे थे। तो अगर ये देश, ये प्रदेश 3 जातियों से ही चल सकता है तो इसका अंजाम तो भी चुनाव में आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ नहीं राखी जी, उन्होंने किसी जातिवाद नहीं किया, सबका साथ, सबका विश्वास। और अब तो समाजवादी पार्टी को मैं बहवादी पार्टी कहता हूं। संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर समेत जितने जातिगत मोर्चे उसमें चल रहे हैं, वो आप सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं। अरे भाई, आप इतना बायस्ड होकर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे क्यों आते हैं? नहीं, आप लोग भारतीय जनता पार्टी विशेषज्ञ उसमें क्यों नहीं आते हैं? अरे सुनने का प्रयास तो मैं कर रही हूँ। जब मैंने कहा कि आधी आबादी, नहीं, जब आप मुझे झूठा बनाएंगे, ऑन स्क्रीन झूठा बनाएंगे, जबकि आपके एंकर कहीं नहीं है कि भाई अल्पसंख्यक आपने अगर। चलिए 1 मिनट शिल्पी जी, 1 मिनट रुकिएगा। शिल्पी जी 1 मिनट, ये मेरी समस्या नहीं है। ठीक है शिल्पी जी 1 मिनट रुकिए। सुनील जी मुझे बस इतना बताइए, सुनील जी आपकी समस्या है समाजवादी पार्टी में जो भी है वो समाजवादी है, वो अगड़ा पिछड़ा नहीं है, ये वोटर के लिए बात हो रही है। शिल्पी जी लेकिन एक सवाल उन्होंने उठाया है, चलिए मैं आपका जवाब ले लेती हूँ। सुनील जी रुकिएगा क्योंकि वो बोल रही हैं तो उन्हीं से। शिल्पी जी सुनिए, चलिए मैंने माना कि अगड़ों को भी शामिल किया है शिल्पी जी, लेकिन वो जो एक बात कही जाती है ना, बड़े जिद्दी और सख्त हैं अखिलेश यादव। शिल्पी जी सवाल तो सुनिए। स्टेट गेस्ट हाउस कांड हो सकता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है सुनील जी 1 मिनट रुकिए। शिल्पी जी सवाल को सुनिए पहले। मायावती जी क्या दलित बेटी नहीं थी? आप दोनों में से दोनों ही नहीं सुनना चाह रहे। मायावती जी क्यों भूल गई 2019 में? आपकी आवाज नहीं आ रही? ये तो शिल्पी जी को सुनाइए या हम? हाँ नहीं ठीक है सर, मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया, प्लीज अभी मेरी आवाज आ रही है तो 1 मिनट रुकिए सुनील जी। शिल्पी जी सवाल सुन लीजिए, बिना सवाल के बोलती रहेंगी तो चर्चा थोड़ी हो जाएगी। मैम मेरा सवाल तो सुन लीजिए प्लीज, आप बोलिए। शिल्पी जी जो एक बात आई, सवाल पूछ लेने दीजिए कि स्टेट गेस्ट हाउस कांड की पीड़ा इनको इतनी है तो मायावती जी उस पीड़ा को 2019 में क्यों? दलित वर्ग को है, मैं उस वर्ग से नहीं आता हूँ शिल्पी जी। ये जो पीड़ा है ये दलितों को है, हमको नहीं है। महोदय मैं दलित मैं चर्चा कर रहा हूँ, बहन जी भले भूल गई हूँ, उनका वर्ग, उनकी जात नहीं भूली है। और तीसरी बात, 4 बार सरकार आप उत्तर प्रदेश में रही, आपने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया? आज भी हमारे अल्पसंख्यकों को बच्चे पंचर बनाते नजर आते हैं उत्तर प्रदेश में, और पंचर दुकानों देख लिए चल के कितना हमारा अल्पसंख्यक भाई बच्चे बैठे हुए हैं। तो आप अल्पसंख्यक इसमें गठबंधन में क्यों आई थी? भारतीय जनता पार्टी ने क्यों आई राखी थी? 22 तारीख के कार्यक्रम के बाद हिंदुस्तान में सनातनियों ने फिर दिखा दिया है कि जो हमारा सम्मान देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, अब मेरी बात सुन लीजिए क्योंकि मैंने बहुत कम समय की हमारी ये चर्चा होती है, ठीक है, और बहुत पॉइंट टू पॉइंट हमें बात करनी होती है। 2 मिनट बचाए, मैंने कम से कम बहुत बार ये रिक्वेस्ट किया कि मेरे प्रश्न को सुन लीजिए, लेकिन नहीं सुनना है। दोनों जने एक साथ बोलते जा रहे हैं। खैर क्योंकि समय हो गया, अब सैयद जाफर नकवी जी, बात विकास की हो रही थी, बात आपने परिवारवाद की भी उठा दी, थोड़ा सा हम इतर चले,
थोड़ा एक मेन मुद्दा जो है बात करने का वो ये है कि जातिगत समीकरण की जो बात हो रही है या आज वर्तमान में जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर है, लेकिन अखिलेश यादव जी जिस स्ट्रैटेजी से काम करते हैं या जिस तरह से वो साथ में लेके अब सबको चलने की बात कर रहे हैं, क्या इसका प्रभाव आपको नहीं दिखता? मैम देखिए, इसमें बात है कि सुनील जी, आपसे सवाल नहीं है मेरा, प्लीज। जब तक अखिलेश यादव जी सकारात्मक सोच के साथ देश हित की, समाज हित की, अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक के आस्था की जो परिस्थिति है उसके अनुकूल राजनीति अगर नहीं करेंगे तो अभी आने वाले 20 साल इनको और कहिए कि प्रयासशील रहें, क्योंकि होना कुछ नहीं, क्योंकि जनता ने विश्वास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व को, जो वास्तविक तौर पे सबके को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। रही बात जातिगत, बहुत से हमारे पास बहुत से जातिगत तरीके के हमारे पास भी जाहिर सी बात है पॉलिटिशियंस है, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स जाति विशेष पे नहीं चलती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य होता है कि हमारे देश में केवल 2 ही जाति है, गरीबों की और अमीरों की। हम गरीबों के उत्थान की बात कर रहे हैं और अमीरों को एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए ठीक है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो। अब जो कैंडिडेट हैं उसके हिसाब से सामने कौन होगा, है ना। हम यदि परिवारवाद की बात जो आप कर रहे थे, ठीक है, यदि वो डिजर्विंग होंगे तो उनको तो मौका मिलेगा। बीजेपी भी तो डिजर्विंग कैंडिडेट को ही सामने रखती है, कांग्रेस भी तो ऐसे ही कैंडिडेट लाती है। तो इस चीज से थोड़ा इतर हम हटके सोचें, लेकिन वाकई में ये कितना प्रभाव डालेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो दाव खेला है, जो अभी पहली लिस्ट सामने आई है, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी बड़ी अपनी साइकिल की रफ्तार जो उनकी बड़ी तेजी से चल रही है, तो बाकी लोग भी इसकी प्रिपरेशन रखें, मैं तो बस यही कहूंगी। समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पीडीए का प्रपंच इसलिए था क्योंकि जो चेहरे और नाम सामने हैं, जो हर वर्ग से जो एक एक नाम सामने आया है, जो 16 सीटों की उम्मीदवारी के नाम सामने आए हैं, निश्चित तौर पर ये एक बात अखिलेश जी ने साबित की है कि ये वो टीम है जो आगे बढ़ रही है। इसके बाद तो और भी चीजें हैं, जिसको आना है वो बिल्कुल समझदारी से साथ आए, वो गठबंधन के ही लोग क्यों ना हो, और अपनी बात को आगे रखते हैं। यदि आपको कोई आपत्ति है वो आप अपने पास ही रखिए, क्योंकि वो जिस लाइन पर चलते हैं, कहते हैं ना, थोड़े से जिद्दी और सख्त भी हैं, वो उन्होंने अपनी साइकिल की रफ्तार को बढ़ाया है। अब देखते हैं कि जो पीडीए का दाव उन्होंने खेला है ये उनके लिए कितना बड़ा सही और सफल साबित होता है। ये तो आने वाले समय में हम इलेक्शन में ही देख पाएंगे। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।